हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करता है। स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे यदि हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो कक्षा किंडरगार्टन से क्लास 12 फ्री। हिंदी मीडियम की बात करें तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। ना केवल स्कूल एजुकेशन, सुनो भाई, कि ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर मिलते हैं एब्सोल्युटली फ्री, जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, जेएआईबी, सीएआईबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की, मतलब आपके लिए कई रास्ते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। बस आप तो वीडियो देखो, हर एक विषय के वीडियोस देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका गोधुली भाग 1 काव्य खंड से पाठ 10 स्टार्ट कर दिया है। नाम है निम्मों की मौत पर। लिखा है कवि विजय कुमार जी ने। कविता में हमने क्या देखा, क्या आपको पता है? आपने फर्स्ट वीडियो देखा जिसमें व्याख्या और कवि परिचय हुआ था? बिल्कुल हाँ, कि ये एक घरेलू नौकरानी की कहानी है, जिसमें एक नौकरानी की कहानी के माध्यम से कवि विजय कुमार जी हमें ये बताना चाहते हैं कि जो नौकरों की या जो सर्वेंट्स रहते हैं उनकी जो स्थिति रहती है या उनके जीवन जीने का जो तरीका रहता है या जिस तरह से बेचारे वो जीवन जीते हैं, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता, उनका अपना कोई वजूद नहीं रहता। ठीक उसी तरह से यहाँ पर निम्मों को उन्होंने एक फुदकती हुई चिड़िया से कंपेयर किया है कि जिस तरह से एक चिड़िया कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी इस आंगन में चली जाती है तो कभी उस छत पर बैठ जाती है, उसका अपना कुछ भी नहीं। कहने को तो पूरा आसमान उसका है, पूरी जमीन उसकी है, लेकिन है क्या उसका कुछ भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से घर की जो घरेलू नौकरानी रहती हैं या नौकर रहते हैं, उनकी पीड़ा को कवि ने बहुत ही मार्मिक शब्दों के प्रयोग से कविता की रचना की है, जिसमें हम भी भाव विभोर हो जाते हैं कि एक नौकर जो अपना सारा जीवन मालिक या अपने जो घर मालिक रहते हैं उनके लिए सारा काम करते रहते हैं, दिन रात करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में उनके प्रति एक नौकर के भाव के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, अर्थात कोई आत्मीयता की भावना नहीं उत्पन्न होती। हाँ, लेकिन एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसे लोग हैं हर एक स्थिति में, जहाँ बहुत बुरे हैं वहाँ कुछ अच्छे भी हैं, जहाँ बहुत अच्छे हैं वहाँ कुछ लोग बुरे भी हैं। तो ऐसे कुछ लोग भी रहते हैं जो अपने घर के सर्वेंट्स को बिल्कुल अपने घर के मेंबर्स की तरह रखते हैं। मेंबर्स की तरह रखने का सिर्फ दिखावा नहीं करते हैं, उनके सुख दुख में साथ भी देते हैं। लेकिन निम्मों के साथ जो हुआ वो तो एक कवि ने कितना अच्छे से उदाहरण दिया है। ऐसा लगता है मानो रेत की भरी सी दीवार ढह गई हो। निम्मो जब अचानक मौत के घाट उतर गई, अचानक, और कब? सिर्फ 30 की उम्र में। 30 वर्ष की निम्मो थी, और कब वो मरी, कब कैसे क्या हुआ, किसी को कोई प्रश्न नहीं, किसी को कुछ लेना देना नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक उसी तरह से कई अनगिनत ऐसे नौकर होंगे, नौकरानी होंगी जो अपने जीवन से हाथ धो बैठे होते हैं, लेकिन उनकी मौत पर किसी ने कोई प्रश्न नहीं उठाया। लेकिन हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्न उत्तरों का समाधान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी ही पाठ्य पुस्तक जो निम्मों की मौत पर के जो पीछे प्रश्न दिए हैं, बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस, जिसमें हर एक प्रश्न को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे पहले। ठीक है, मैं बोलूँगी, आपको सुनना है, पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि प्रश्न को जितने अच्छे से हम पढ़ लेते हैं, जितने अच्छे से हम समझ लेते हैं, उतने अच्छे से हमें उत्तर लिखने में फिर कोई परेशानी नहीं होती। अर्थात प्रश्न को समझना ज़रूरी है, तब जाकर हम उत्तर दे पाएंगे। यदि हमने कुछ सुना ही नहीं तो हम कैसे लिख पाएंगे? हम तो अंदाज़ा लगाएंगे, और अंदाजे से लगाना कोई हर बार तुक्का सही नहीं बैठता। कभी कभार है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और 80-90 पूरे से हो जाता है, हर कभी नहीं है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, हर एक प्रश्न का उत्तर हम यहाँ करने वाले हैं और बहुत आराम से हम समझेंगे। ओके, चलिए आ जाइए, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? क्या कोई पूंजीपति वर्ग,
क्या कोई सामंती वर्ग या पिछड़ा वर्ग या कोई अनुसूचित जाति या जनजाति वाला वर्ग? नहीं, ऐसे वर्गों की बात नहीं की जा रही है। ये बात की जा रही है समाज से बिल्कुल जिनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे वर्ग की ओर इशारा किया है। किस तरह से? निम्मो भारतीय समाज के शोषित पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। शोषित और पीड़ित जो कि समाज में हैं, ऐसे वर्ग हैं जो हमेशा से शोषित रहे हैं और पीड़ित रहे हैं। निम्मो भारतीय समाज की आम जनता है, आम जन है। निम्मो के माध्यम से पूरे भारतीय समाज के शोषित और पीड़ित दलित जन की पीड़ा, वेदना, पीड़ा भी दर्द दुख, वेदना भी दुख व्यथा, जिंदगी की विभिन्न स्थितियों का सम्यक चित्रण किया गया है। निम्मो के माध्यम से कवि ने न केवल सिर्फ एक नौकरानी या एक व्यक्ति की बात की है, यहाँ पर समाज के उस वर्ग की बात की है जो पीड़ित है, जो निम्न है, जो वेदना से पूरी तरह से मतलब भरा हुआ है, फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सबको सिर्फ और सिर्फ अपने आप की पड़ी है। सेल्फ सेंटर्ड हो गया है व्यक्ति, आत्म या यूं कहें कि स्वार्थी हो गया है, सेल्फिश हो गया है। तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसको अपने अलावा या अपनी सुख सुविधाओं के अलावा अन्य कुछ नजर ही नहीं आता। आया समझ में? तो निम्मो समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? पीड़ित, शोषित, और न केवल वह एक किसी व्यक्ति की ओर इशारा करती है, बल्कि पूरे भारतीय समाज के पीड़ित और शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। हुआ क्लियर? लिख लेंगे आप। प्रश्न आएगा कि निम्मो समाज का मतलब या फिर निम्मो की मौत के माध्यम से कवि हमें क्या बताना चाहते हैं, कौन से वर्ग की ओर इशारा करना चाहते हैं। प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है। कई तरह से एक ही प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछ लेंगे तो आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। आप यह समझ लोगे तो फिर आपको कोई किसी तरह से जलेबी की तरह गोल मोल भी कर देंगे ना प्रश्नों को, तब भी आप उत्तर लिख पाओगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कवि ने निम्मो की तुलना भीगी हुई चिड़िया से क्यों की है? जस्ट अभी मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? चिड़िया कभी उस डाल पर, कभी इस डाल पर, कभी इस आंगन में तो कभी उस छत पर, कभी यहाँ से दाना चुन लेती है, कभी वहाँ से दाना चुन लेती है। कहने को उसकी पूरी ज़मीन है, उसका पूरा आसमान है, लेकिन यदि बात की जाए कि आखिर तुम्हारा है क्या, तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसका अपना तो अस्तित्व ही नहीं है कि मेरा क्या है। अर्थात वो तो स्वयं भी स्वयं की नहीं होती है। जैसे देखो, कवि ने अपनी कविता में निम्मो की तुलना एक भीगी हुई चिड़िया से की है। जिस प्रकार भीगे हुए पंख से चिड़िया उड़ नहीं सकती, जब पानी में भीगी हुई होती है, फुदक नहीं सकती, कुदक नहीं सकती, वह भीगे पंख के कारण विवश बेबस हो जाती है, क्योंकि भीगे हुए पंख फड़फड़ा नहीं सकते और उसे उड़ने में सहयोग न देकर बाधक बन जाते हैं। पंखों के होते हुए भी वह उड़ नहीं सकती, चाहती है उड़ना लेकिन नहीं उड़ सकती। ठीक उसी भीगी हुई चिड़िया की तरह निम्मो का भी जीवन है। निम्मो एक महानगर में घरेलू नौकरानी है। वह आम जन है, शोषित पीड़ित दलित जन है। वह अपने जीवन में गुलाम है, क्योंकि नौकर आज़ाद जिंदगी कभी नहीं जी सकता। नौकरों का जो जीवन है वो हमेशा मालिक की गुलामी में ही, सेवक में ही गुजर जाता है। वह अपने स्वामी के अधीन हो जाता है। उसकी आज़ादी, स्वच्छंदता बंधक में पड़ जाती है। इसी कारण निम्मो की स्थिति भीगी हुई चिड़िया जैसी है। वह नौकरी करती है, नौकर का सब कुछ उसका स्वामी ही होता है। जैसा वो ऑर्डर देंगे, यहाँ नहीं जाना तो फ़ोन को हाथ मत लगाना, तो बेचारी जबकि मालिक के घर में सब कुछ था, लेकिन फ़ोन के पास जाने के लिए उसको सख्त मनाही थी। उस पर नहीं, ऐसे नहीं, तो ऐसे सर्दी हो या कुछ भी हो, आराम से अपने ज़मीन पे दुबक कर सो जाती थी। काम करने को दिन रात काम करेगी, लेकिन उसका उस घर में कुछ भी नहीं। नौकर बनना ही गुलामी की निशानी है। कभी भी वह अपने मन की बात नहीं कर सकता, अतः निम्मो आज़ाद नहीं है। वह गुलामी की जिंदगी जी रही है। इसी कारण वह विवश है, बेबस है, लाचार है। ये तीनों शब्द एक ही हैं, लेकिन यहाँ तीनों शब्दों के माध्यम से कवि ने कविता में और जान डाल दी है। देखो, विवश भी बेबस, बेबस
लाचार, सेम है, लेकिन तीनों के प्रयोग से एक और उसमें वजनदारी आ जाती है। कहते हैं ना, बात में वजन होना चाहिए, बात में दम होनी चाहिए। तो ये जो शब्द हैं ये बात में वजन का काम करते हैं या अधिक समझने योग्य बन जाते हैं, पठनीय भी लगते हैं और सुनने में भी समझ में, मतलब सुनकर समझ में भी आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्मों को जो यातनाएं दी जाती थी, यातनाएं मतलब समझते हो ना, पीड़ाएं, दुख या दर्द, उसे कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखें। कि कभी लिखा है कि बुरे बुरे अपशब्द सुनने पड़ते हैं उसे, लात घूंसों का शिकार भी उसको होना पड़ता है। कैसा समाज है, मतलब क्या है लोगों के मन में इंसानियत जैसे मर गई है। लगता ही नहीं है कि मानव का शरीर लेकर मानवता को तो मन में बसा कर ही नहीं रखा है, तो फिर क्या कहें उस समाज का। तो उन्होंने इस कविता के माध्यम से उन्हीं शोषक जो अपने आप को सब कुछ समझते हैं ना कि मैं ही हूँ, पैसा है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ऐसे लोगों की ओर कवि ने बहुत अच्छे से कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। तो निम्मों को जो यातनाएं दी जाती थी, कष्ट, यातना मीन्स कष्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, दुख भी कह सकते हैं, ठीक, यातनाएं मतलब कष्ट या दुख, उसे कविता के आधार पर अपने शब्दों में लिखिए। तो निम्मो एक घरेलू नौकरानी थी। वह मुंबई जैसे महानगर में रहती थी। महानगरीय संस्कृति में नौकर की विसात ही क्या, मतलब उसका वजूद ही क्या, तुम हो ही क्या, ऐसा नहीं तुम मेरे सामने आवाज उठाओगे, अरे जरा अपने आप को देखो, तुम हो ही क्या, तो उसकी विसात ही क्या, विसात ही क्या। वहां भी निम्मो का कोई अस्तित्व नहीं। कवि ने निम्मो को जो यातनाएं उसके मालिक द्वारा दी जाती थी उसे अपनी आंखों से देखा था। ये कोई कल्पना नहीं है। कवि ने अपनी आंखों से निम्मो की स्थिति देखी थी, उसी पर इस कविता की रचना की है। नाम परिवर्तित किया जा सकता है परंतु सत्य है ये। वह उसकी पीड़ा से, यातना से स्वयं व्यथित थे। कवि ने अपनी आंखों में कविता में लिखा है, हमें मालूम था लानतों, गाली, घूसों के बाद लेटी हुई ठंडे फर्श पर गए रात जब उसकी आंखें मूंदती थीं, एक कंपन पूरी धरती पर पसर जाता था कि बेचारी मार पिटाई खाकर जब पड़ी रहती थी फर्श पर तो आंखें बंद होना चाहती हैं, नींद है लेकिन दर्द के कारण वो कराह रही है, तो वो सो भी नहीं पा रही है। ये आंखों देखा हाल कवि ने यहाँ पर लिखा है। उसकी थमी हुई हिचकियां, जब रोते हैं तो बोलते भी नहीं बनता है ना, उन हिचकियों की बात की है। ये नहीं कि हम जो कभी कहते हैं कोई याद कर रहा है हमें हिचकी आ रही, ये वाली हिचकी नहीं। जब बिलक बिलक कर रोते हैं, अत्यधिक बहुत खतरनाक रोते हैं, तो ना तो सांस सही से चल पाती है, ना कोई बात कह पाते हैं, उन हिचकियों की बात की है यहाँ पर। उसके पीहर तक, मतलब मायके तक चली जाती थी। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने निम्मो के कारुणिक जीवन व्यथा को अत्यंत ही, कारुणिक मीन्स दयनीय, दयनीय जीवन, कारुणिक जीवन मतलब दयनीय स्थिति, दयनीय जीवन, ठीक है, दयनीय जीवन। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने निम्मो के कारुणिक जीवन व्यथा को अत्यंत ही करुण भावनाओं के साथ वर्णन किया है। कवि को सब कुछ मालूम था। जब प्रताड़ना, उल्हाना, उपहाना, गाली, घूसों से मार मार कर उसे घायल अवस्था में छोड़ दिया जाता था, तब वह अधमरी अवस्था में ठंडे फर्श पर आंखें मूंद कर अर्ध बेहोशी की अवस्था में पड़ी रहती थी। सोचो आप, ऐसा भी होता है। लानत है ऐसे समाज के उन तथाकथित बड़े लोग जो कहते हैं ना, अरे बड़े, वो बहुत बड़े लोग हैं, मतलब जिनके पास धन दौलत, अरे वो तो बहुत बड़े आदमी है। कोई बड़े आदमी नहीं है, ऐसे कैसे बड़े आदमी। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इससे अच्छा तो वो व्यक्ति अच्छा है जो अपने मन में मानवता का भाव रखकर सभी के प्रति दया, करुणा और ममता की भावना रखता है। लानत है ऐसे समाज के लोगों पर जो सिर्फ आर्थिक स्थिति के बलबूते पर अपने आप को बड़ा मानकर लोगों को तुच्छ मानने लगते हैं, छोटा मानने लगते हैं, जबकि वास्तविक रूप में बड़ा व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने सामने बैठे व्यक्ति को कभी छोटा महसूस ना होने दे।
सुनिएगा इस बात को ध्यान से, मैं फिर से दोहराती हूं कि एक बड़ा व्यक्ति वही कहलाता है जो अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति को कभी भी छोटा महसूस ना होने दे, वही व्यक्ति बड़ा कहलाता है। ऐसे तो कोई भी अपने मुंह मियां मिट्टू बनता रहता है ना। अगला प्रश्न है, उसकी थमी हुई हिचकियां उसके पीहर तक चली जाती थीं, से कवि का क्या अभिप्राय है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न आया है। ये प्रश्न आपके मस्तिष्क में भी आया होगा कि पीहर तक चली जाती थी उसकी हिचकियां, अर्थात कैसे चली जाती थी? क्या कोई टेलीफोन या फोन वगैरह था उसके पास जो सुनाई देती थी उसके मायके तक? देखिए, निम्मो मर गई कविता में कवि ने प्रताड़ित निम्मो की हिचकियों का चित्रण बड़े ही मार्मिक भाव से किया है। मार्मिक का अर्थ समझते हो? मार्मिक अर्थात मन को छू लेने वाला, मन तक, एकदम मन तक पहुंचने वाला, दिल तक पहुंचने वाला। घोर यंत्रणा, ये शब्द आपको याद रखने होंगे। याद क्या रखने की आवश्यकता नहीं है, आप बस इनके अर्थ को समझिए, अपने आप शब्द याद आ जाएगा। घोर मतलब बहुत ज्यादा, घोर यंत्रणा मतलब इतना अधिक कष्ट उसको दिया जाता था। तो घोर यंत्रणा से पीड़ित होकर, घायल होकर जब निम्मो ठंडे फर्श पर बीती रात में निढाल बनकर गिरी थी, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बेहोश थी, अधमरी अवस्था में। तन मन यंत्रणा की मार से वेदना युक्त हो गया था। ना तो उसका तन ही उसका साथ दे रहा था और ना ही उसका मन, पूरी तरह से वो टूट चुकी थी, मतलब मृत, अर्धमृत अवस्था में थी वो। पोर पोर में दर्द और टीस उठ रही थी। अत्यधिक रोने के कारण उसकी हिचकियां रुकने का नाम ही नहीं लेती। लगता है उसकी हिचकियां जो थम थम कर उठ रही हैं, उसकी आवाज उसके पीहर यानी मायके या नेहर तक पहुंच चुकी हैं। कहने का मूल भाव यह है कि निम्मो केवल मामूली घरेलू नौकरानी ही नहीं है, उसकी चीखें, हिचकियां केवल निम्मो की नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि कैसे उसकी हिचकियां मायके तक पहुंची। तो इसका अर्थ है कि निम्मो केवल मामूली घरेलू नौकरान ही नहीं है, उसकी चीखें या हिचकियां केवल निम्मो की ही नहीं हैं, वह तो भारतीय आम जन की पीड़ा है, भारतीय आम जन की चीखें हैं और आम जनता की हिचकियां हैं, जिसको समाज में तथाकथित बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड, हाशिए पर छोड़ दिया जाता है। उनको ऐसे समाज या ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है कवि ने निम्मो को केंद्र बिंदु बनाकर। बेटी के दुख से सबसे ज्यादा पीड़ित मायके यानी नेहर के लोग ही होते हैं, क्योंकि शादी के बाद बेटी पराई बन जाती है, दूर चली जाती है, दूसरे के वश में जीने मरने के लिए विवश हो जाती है। इस प्रकार निम्मो भी प्रतीक रूप में धरती की बेटी है, धरती पुत्री है, धरती ही उसके लिए मायका है, नेहर है। देखो बहुत बड़ी बात की है इन्होंने, मायके तक चली जाती थी, मतलब धरती की पुत्री है, धरती उसके लिए मायका है, नेहर है। अतः जब जब वह रोते रोते थक जाती थी और हिचकियां लेने लगती थी तो सारी धरती प्रकंपित हो जाती थी, सारी धरती आंदोलित हो उठती थी। समझ में आया कि किस तरह से यहां पर कवि ने निम्मो के माध्यम से उसकी चीख, उसकी पुकार, उसकी हिचकियों को धरती मां से जोड़ा है कि उस मतलब इतनी पीड़ा, इतनी यंत्रणा उसको दी जाती थी कि धरती भी कांप जाती थी, धरती भी आंदोलित हो उठती थी। लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। निम्मो की पीड़ा भारतीय बेटियों की पीड़ा है, आम जन की पीड़ा है जो अभिशप्त जिंदगी जीने के लिए विवश हैं। आधी रात में उसकी पीड़ा से, व्यथा से प्रतीत होता था सारी धरती कंपित हो रही है, कांप रही है। उसकी व्यथा, दुख, दर्द सारी पृथ्वी पर पसर गया है। वह जो रोते रोते सोते हुए हिचकियां ले रही है, उसकी आवाज उसके मायके नेहर पीहर तक पहुंच गई है, यानी पीहर तक पहुंच गई है। पृथ्वी ही उसकी माता है, पृथ्वी ही उसका मायका है। सारी पृथ्वी उसकी पीड़ा से व्यथित हो उठी है, उसकी हिचकियों से सारी धरती आंदोलित हो चुकी है। यह एक निम्मो की पीड़ा नहीं है, एक निम्मो की व्यथा नहीं है, यह धरती पर लाखों करोड़ों निम्मो की पीड़ा है, वेदना है, व्यथा है,
कष्ट है जिससे सारी पृथ्वी कंपित, आंदोलित और व्यथित हो चुकी है। अब तो मानवता रूपी जो मुख्य बात है या मानव मूल्य है वो लोगों के मन से क्या पता कहाँ कहाँ चले जा रहे हैं। स्वार्थ में इतना अंधा होता जा रहा है व्यक्ति कि भावना शून्य होता जा रहा है। यह निम्मों का प्रतीक हुआ है भारतीय आमजन की व्यथा, पीड़ा, वेदना को जीवित, जीवन की विसंगतियों को, महानगरीय जीवन शैली और प्रभुत्व वर्ग की मनमानी, असंवेदना, निष्ठुरता, अकर्मण्यता, कठोरता का कवि ने यथार्थ चित्रण किया है कि जो प्रभुत्व वर्ग है ना, जो सत्ताधारी वर्ग है, जो स्वयं को समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, वो तो उन लोगों के चरणों की या पैरों के धूल के समान भी नहीं है। जिनके मन में मानवता है, जिनके मन में मनुष्यता है, वही सबसे बड़ा आदमी कहलाता है, ना कि जिनके पास धन दौलत के गर्व में अंधा हो गया हो व्यक्ति। निम्मों को खाने के लिए एक सूखी रोटी, 3 दिन का बासी साग दिया जाता है। क्या यही मानवीयता कहती है? क्या यही मानवता है? ऐसा तो पशु के साथ भी व्यवहार नहीं किया जाता। इस कविता में निष्ठुरता ने, संवेदना शून्यता ने सारी सीमाओं को लांघ दिया है, सारी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया है। इन्हीं निष्ठुरता और निर्ममता को देखकर कवि का हृदय द्रवित हो जाता है। हृदय द्रवित हो जाना मतलब, हाँ, मतलब पूरी तरह से जैसे आंखों में आंखें नम हो गई और पूरी तरह से कि ये क्या है कर रहा, मतलब दुख, दर्द की पीड़ा उठती है और करुणा से ओतप्रोत कविता का सृजन कवि करते हैं। अब समझ में आया कि हमें क्या लगता है कि कवि सिर्फ कल्पनाएं करते हैं, यूं रचना करते हैं और कविता बन जाती है। कवि जो भी रचनाएं करते हैं या रचनाकार जो भी रचना करते हैं, उनका अनुभव उनके साथ रहता है। यूं ही नहीं कर पाता कोई कल्पना। जिसका दिमाग खाली होगा वो शैतान का घर होगा, वो कुछ अच्छा समाज के हित के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन जिसके अनुभव और अनुभूति सभी तरह की संवेदनाओं से परिपूर्ण होंगे वो रचना भी कर पाएगा। अगला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है? किस वर्ग की तरफ? जिसको उपेक्षित समझा जाता है, शोषित वर्ग, निम्न वर्ग, हाशिए पर। हाशिया समझते हो, जैसे हमारी ये कॉपी रहती है, ठीक है, इसमें ये मार्जिन बना रहता है, यहाँ से हमको लिखना स्टार्ट करना पड़ता है, तो मार्जिन को ही हिंदी में हाशिया कहते हैं, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज के किस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की है? निम्मों की मौत या निम्मों मर गई कविता विजय कुमार द्वारा रचित अत्यंत ही मार्मिक और संवेदना से युक्त कविता है। इस कविता में निम्मों एक प्रतीक के रूप में प्रयुक्त है। निम्मों मात्र एक घरेलू नौकरानी नहीं है, बल्कि कवि की दृष्टि में समाज के अभावग्रस्त वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करती है, जो हर सुख सुविधा से तो वंचित है ही, साथ ही साथ मान, सम्मान, व्यवहार इससे भी वंचित है। लोग उससे मतलब दो बात मीठी तक नहीं कर पाते हैं, उससे जब भी बात करेंगे अवहेलना टाइप। इस कविता में मानवीय संवेदना का पता चलता है। समाज के शोषित, पीड़ित, दलित और अभावग्रस्त समाज के आम जन की पीड़ा के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। भारतीय समाज में जो अराजकता और अव्यवस्था विद्यमान है, उस ओर भी कवि ने ध्यान आकृष्ट किया है। मेहनतकश वर्ग और अभाव और दरिंदगी की जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त है। 21वीं सदी के बढ़ते कदम के कारण गांव और शहरों में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। महानगरीय संस्कृति में जीने वाले लोग बेचैनी में जी रहे हैं। उनके पास संवेदना और समय दोनों ही नहीं है, क्योंकि भाग दौड़, एकदम रफ्तार ऐसी, हाय तौबा, ये पैसा, वो पैसा, इतना पैसा, उतना पैसा, जीने मतलब सांस तक लेने की फुर्सत नहीं है, तो उनके मन में संवेदना कहाँ से होगी? किसी साधारण जन की समस्याओं से वे दूर रहना चाहते हैं। उन्हें उस वर्ग के प्रति प्रेम और दर्द का भाव नहीं दिखता। कवि ने इन्हीं सब कारणों को चिन्हित करते हुए अपनी कविता में आम जन के प्रति सहानुभूति का भाव प्रकट किया है कि किस तरह से जो आम जन है, जो शोषित वर्ग है, वो किस तरह से तथाकथित जो पूंजीपति वर्ग है, सामंती वर्ग है या धनी वर्ग है, उनकी उपेक्षाओं का अनायासी शिकार हो जाता है। अब यहाँ एक और बात बताऊं मैं, कब व्यक्ति बेबस और लाचार हो जाता है?
जब वो अशिक्षित हो। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे 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 विद्यार्थियों, शिक्षा एकमात्र वो साधन है जिसके माध्यम से हमें कभी किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ती। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके बलबूते पर हम आत्मसम्मान के साथ अपना संपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। शिक्षा वो साधन है, वो माध्यम है जिसके बलबूते पर हम अपने पैरों पर खड़े होंगे और समाज में ना केवल धन की अर्जन ही करेंगे बल्कि सम्मान पूर्वक जीवन भी व्यतीत करेंगे। और वही शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी होनहार स्टूडेंट्स को 100% फ्री प्रोवाइड करता है। तो ये स्वर्णिम अवसर है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि यदि इस तरह के अवसर जब हुआ करते ना, तब हम पढ़ते थे, तब तो बात कुछ और ही थी। तो आप बहुत लकी हैं, आप बहुत किस्मत के धनी हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जिनको ये समय मिला, मैग्नेट ब्रेन्स मिला, जिसमें किसी प्रकार के पेड सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है। बस आप ध्यान लगाकर पढ़ो ताकि इस तरह की कंडीशन कभी भी ना हमारे साथ आए या ना हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के, क्योंकि जिस प्रकार का परिवार होता है, जिस प्रकार के माता पिता होते हैं, उनका परिवार या उनके बच्चे भी उसी प्रवृत्ति के होते हैं। तो शिक्षा, जब शिक्षा आपके साथ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी की गुलामी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियोस देखना है आपको, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये लिंक पहुंच सके और वो अपनी शिक्षा प्राप्त करके अपने पैरों पर खड़ा हो सके। बस यही हमारी कामना है और यही मैग्नेट ब्रेन्स की शुभकामना है। अगला प्रश्न है, पूरी धरती पर कंपन पसर जाने का क्या कारण है, स्पष्ट कीजिए। जब निम्मो रोती थी, जब हिचकियां लेती थी, तो ऐसा लगता था मानो पूरी पृथ्वी कंपित हो गई हो या पृथ्वी आंदोलित हो गई हो। इसका क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना। निम्मो की मौत पर नामक कविता में कवि ने आम आदमी की पीड़ा के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। कवि का कहना है कि जब तक निम्मो के रूप में आम आदमी धरती पर पीड़ित रहेगा, शोषित रहेगा, कष्ट और परेशानियों से जूझता रहेगा, तब तक यह पूरी धरती प्रकंपित होगी, कंपित होगी, होती रहेगी। इसके कंपन से सारी धरती पीड़ा के दर्द से कराह उठेगी। समग्र संसार आकुल और व्याकुल हो जाएगा। धरती को स्वर्ग के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो शांति और अमन से युक्त धरती को देखना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को जो साधन संपन्न है उस आम आदमी के दुख दर्द में हाथ बटाना होगा, उसकी पीड़ा को बांटना होगा, उसके साथ सहानुभूति रखनी होगी। आम आदमी के बीच जब तक भेदभाव, गैर बराबरी, अमानवीयता, निष्ठुरता, निर्ममता के साथ व्यवहार किया जाएगा, तब तक धरती अशांत रहेगी, कंपित रहेगी, वेदना युक्त रहेगी, आंदोलित रहेगी। अतः कवि कहते हैं कि भेदभाव की खाई को पाटो। जो भेदभाव की खाई है, दरार है, उसको भरो, उस भेदभाव की दीवार को मिटाओ। आम आदमी के साथ जड़कर उसके साथ सहयात्री बनो, उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो। सहानुभूति और प्रेम के बल पर ही हम धरती को खुशहाल रख पाएंगे, और जब धरती खुशहाल होगी तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बस यही कहूंगी कि अपने मन में दया, करुणा, प्रेम भाव जगा कर रखना। कभी भी, कितनी भी ऊंचाइयों पर आप क्यों ना पहुंच जाएं, कभी भी अपने मन में अहंकार को स्थान मत देना, क्योंकि यदि हमने घमंड या अहंकार को स्थान दे दिया तो ये जो भाव रहते ना, बहुत जल्दी अपना घर बना लेते हैं, और जब घर बना लेंगे तो किसी को घर से निकालना तो असंभव होता है। इसलिए अहंकार या घमंड जैसी भावना को अपने आसपास मत भटकने देना, हमेशा जमीन से जुड़े रहना। कहने को तो सब बहुत कहते ना, अरे भाई हम तो डाउन टू अर्थ हैं, कहने को, सिर्फ कहने को, लेकिन वास्तव में कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं, किस वर्ग के लोग ऐसे हैं जो डाउन टू अर्थ हैं या जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। जरा सा भी पैसा आया कि छलांग मारने लगते हैं और छोटे या आर्थिक विपन्न लोगों को अपनी पैरों की धूल समझने लगते हैं।
ये घमंड बोलता है, इसलिए घमंड को कभी भी अपने मन में, मस्तिष्क में स्थान मत दीजिएगा। हमेशा अच्छे से रहिएगा, सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव कीजिएगा, सम्मान पूर्वक बर्ताव कीजिएगा। यदि इस तरह से हम बर्ताव करते हैं, हम छोटे नहीं हो जाते। मैं अपना अनुभव बताती हूँ। अच्छा, जैसे कि स्कूल में एंटर हुए, हमारे स्कूल में जो गार्ड भैया हैं, नमस्कार भैया कैसे हैं आप, इस तरह से कहते निकल गए। तो हम क्या, हमें क्या हुआ यदि हमने उनको नमस्कार कर दिया, पहले नमस्कार कर दिया, तो इसमें क्या हम छोटे हो गए? नहीं, हमें खुशी होती है, साथ साथ सामने वाले को इतनी खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। वो दिल ही दिल हमें बहुत सारी शुभकामनाएं और दुआएं देता ही है। इसलिए सबके साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करना। आगे चलते हैं। वह चोरों की तरह खाती रही कई बरस। मैं कवि ने चोरों की तरह का प्रयोग किस उद्देश्य से किया है? हाँ, एक तरफ तो उसको शोषित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं, बेबस लाचार कहते हैं, है ना। दूसरी तरफ उसको चोरों की तरह क्यों कहा? इसके पीछे भी कवि ने एक बहुत गूढ़ अर्थ छिपा कर रखा है। निम्मो की मौत पर कविता कवि ने निम्मो जब खाना खाती थी तब वह चोरों की तरह छिपकर खाती थी। उस दृश्य का चित्रण कवि ने स्पष्ट रूप में अपनी कविताओं में किया है। कवि कहते हैं कि निम्मो चोरों की तरह इस कारण छिपकर खाती थी क्योंकि उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी और 3 दिन बासी साग दिया जाता था। साग मतलब सब्जी। 3 दिन का जो पड़ा रहता है ना, जिसे जानवर भी नहीं खाते हैं, उसको दिया जाता था। 3 दिन का बासी सूखी रोटी। इस सड़े गले खाने को कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? ओहो, अब सोचिए उसकी बात को कि उसको सूखी रोटी और 3 दिन का बासी साग या सब्जी दी जाती थी तो वह चुपचाप चोरों की तरह छिपकर खाती थी। क्यों? उसको यह डर था कि कहीं कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। इसी लोक लाज से निम्मो चोरों की तरह अंधेरे में छिपकर और दुबक कर खाना खाती थी। यहां निम्मो को लोक लाज की चिंता थी किंतु समाज के कतई परवाह नहीं थी। इस वर्ग ने निम्मो को ऐसा बासी खाना खाने के लिए दिया था। जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, वो बेधड़क समाज में घूम रहे हैं, और जिनके बेचारों पर, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें लोक लाज की चिंता है। इस प्रकार अपनी कविता में भारतीय संस्कृति का स्वरूप दृष्टिगत होता है। खाना पर्दे में ही खाना चाहिए, लेकिन यहाँ कवि के कहने का भाव उपरोक्त पंक्तियों में वर्णित भाव से है। यही कारण है कि कवि ने चोरों की भांति छिपकर दुबक कर खाना खाने के दृश्य को चित्रित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और शायद कुछ अनकही प्रार्थनाएं नींद में। इस पंक्ति में प्रार्थनाओं को अनकही क्यों कहा गया है? कुछ अनकही प्रार्थनाएं, तो इसमें अनकही प्रार्थना क्यों कहा है? प्रार्थनाओं को अनकही क्यों कहा है? निम्मो की मौत पर कविता में निम्मो द्वारा की गई अनकही प्रार्थना पर प्रकाश डाला है। कवि ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से व्यक्त किया है कि प्रार्थना जोर जोर से चिल्ला कर नहीं की जाती। प्रार्थना तो मन में की जाती है, हृदय से की जाती है, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, ऐसे की जाती है, किसी को दिखाने या बताने के लिए नहीं की जाती है। यह निम्मो की घायल अवस्था की स्थितियों पर कवि काफी द्रवित हैं, काफी दुखी हैं, और वे कहते हैं कि निम्मो प्रताड़ना, गाली मार से घायल हो चुकी है। उसका तन ही नहीं, मन भी घायल अवस्था में है। उसके भीतर हृदय पर जो घाव के चिन्ह हैं वे देखे नहीं जा सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि उसे इतनी पीड़ा दी जाती है जिसको पढ़कर मेरे कहते ना, रोम रोम खड़ा हो रहा है, मतलब गूज बम्स उठाए हैं कि कैसे कोई किसी के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार कर सकता है। निम्मो घायल अवस्था में नींद में बेसुध पड़ी है। कवि देखता है और सोचता है कि निम्मो नींद में ही अव्यक्त भाव से प्रार्थना में मौन है। वह अपनी मुक्ति के लिए मौन प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना तो कहकर नहीं की जाती है। बेसुध निम्मो बेसुध नींद में पड़ी हुई बिना बोले ही प्रार्थना में लीन है।
प्रार्थना तो मौन और निर्मल भाव से ही की जाती है। इस प्रकार निम्मों का जो दृश्य उभरता है उससे प्रतीत होता है कि वह अपने मन में अनकहे शब्दों के द्वारा मौन भाव से प्रार्थना में लिप्त होकर कर रही है ईश्वर से प्रार्थना, और वह प्रार्थना में लीन है। मौन भाव से शुद्ध हृदय से अंतर्मन द्वारा बिना शब्दों के प्रार्थना करना ही अनकही प्रार्थना है। अगला प्रश्न है, और 30 बरस उसे और रहना था यहां, कहकर कवि हमें क्या बताना चाहते हैं? क्योंकि निम्मों की इस कविता में निम्मों की मौत कितने वर्ष में हो गई? महज वो 30 वर्ष की थी। 30 बरस कितनी सी उम्र होती है? वेरी यंग एज। कवि की दृष्टि में भारतीय आम आदमी की औसत आयु 60 मतलब 60 वर्ष की होती है। एक औसतन एवरेज यदि एज निकाली जाए तो भाई 60 वर्ष, और वो तो केवल 30 वर्ष की थी। निम्मों की मौत पर कवि ने अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि निम्मों की उम्र अभी 30 वर्ष की ही हुई थी। निम्मो 30 वर्ष की प्रौढ़ अवस्था को छू रही थी। उसे भारतीय औसत आयु के अनुसार 30 बरस और जीना चाहिए था, किंतु इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि वह 60 वर्ष की उम्र को पार नहीं कर पाई, साथ ही असमय में ही मृत्यु की गोद में चली गई। अभी उसे यहां जाना था, इस धरती पर रहना था। निम्मों की अल्पायु मृत्यु पर कवि हृदय से अफसोस व्यक्त करता है और उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करता है। अपनी काव्य पंक्तियों द्वारा कवि समाज की विसंगतियों पर भी अफसोस व्यक्त करते हैं। यह हमारा समाज कितना क्रूर है, कितना निष्ठुर है कि वह अपने दुर्व्यवहार द्वारा अल्पायु में ही किसी को मरने के पूर्व ही मार देता है। अल्प आयु मीन्स कम आयु। यहां भारतीय जनजीवन में व्याप्त अकर्मण्यता, अमानवीयता, दुर्व्यवहार, संवेदना को दोषी ठहराते हुए कवि क्षोभ व्यक्त करते हैं। क्षोभ का अर्थ है दुख, और निम्मों की मृत्यु के माध्यम से आम जन की असामयिक मृत्यु पर चिंता व्यक्त करता है कि ऐसे कितने ही मजदूर होंगे, ऐसे कितने ही लोग होंगे जो सिर्फ पीड़ा से कराहते हुए अपने प्राण त्याग देते होंगे, जो अपनी आयु भी सही से नहीं जी पाते होंगे। ऐसे तथाकथित लोग जो अकर्मण्यता, अमानवीयता और दुर्व्यवहार और संवेदना शून्य हो जाते हैं, इसकी ओर उन्होंने कहा है कवि ने। अगला प्रश्न है, रेत की दीवार की तरह सहसा गिरने की क्या वजह हो सकती है? जैसे रेत की, आपने कभी रेत के घरौंदे बनाए हैं? हाँ, जैसे कहीं गए हो नदी किनारे तो वहां रेत, गीली गीली रेत के जैसे ऐसे क्या कहते हैं उनको, इग्लू की तरह नहीं बना देते हम लोग, इस तरह से रेत का इस तरह से बना देते हैं, और जरा से एकदम यदि ऐसे भी कर दोगे ना तब भी वो गिर जाएगा। उसी तरह से रेत की दीवार यदि खड़ी भी है तो कब वो गिर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि रेत की दीवार बहुत मजबूत होगी, बनाते 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 और गिर जाती है, वो उसका कोई लंबा जीवन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से प्रश्न में पूछा है कि रेत की दीवार की तरह सहसा गिरने की क्या वजह हो सकती है? निम्मों की मौत पर विजय कुमार द्वारा लिखित आज के ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण कविता है। कवि निम्मों की असामयिक मृत्यु पर दुख और क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हैं कि उसे अभी यहां रहना आवश्यक था। कहने का भाव है कि उसके मरने की अभी उम्र नहीं थी। अचानक उसका इस धरा से उठ जाने में कई रहस्य छिपे हैं, जिनका उद्घाटन कर आम जन को भी बताना आवश्यक है। जिस प्रकार रेत की दीवार पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी भी आंधी, पानी, तूफान के बीच वह ध्वस्त हो सकती है, ठीक उसी प्रकार अचानक निम्मों की भी रेत की दीवार की तरह धराशायी हो जाना अत्यंत दुखद है। निम्मों की जिंदगी रेत की दीवार की तरह कैसे बनी, किसने बनाई, पर इस पर सहसा विश्वास नहीं होता कि निम्मों भी इतनी जल्दी मृत्यु को वरण कर लेगी या इतने जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। रेत की दीवार की तरह अचानक निम्मों की मौत हो गई। इस अचानक मृत्यु पर कवि को विश्वास नहीं होता। कवि निम्मों की मौत को भी अभी रहस्य ही मानते हैं, लेकिन उसकी मौत पर किसी के मस्तिष्क में कोई प्रश्न नहीं उठा। उसकी जगह कोई संपन्न व्यक्ति
कम आयु में चला जाता तो कई प्रश्न, कई सवाल खड़े हो जाते। निम्मो की मौत की जिम्मेदारी भारतीय समाज के उस प्रभुत्व वर्ग को देना चाहता है जिसके पास अपार धन संपदा है लेकिन संवेदना नहीं है। वह वर्ग इतना क्रूर, निष्ठुर और निर्मम है कि उसके चंगुल में फंसकर प्रतिदिन अनेक निम्मो मरने के लिए विवश हो जाती हैं, अकारण ही मौत के मुंह में समा जाती हैं। इस प्रकार कवि ने अपनी काव्य पंक्तियों द्वारा निम्मो की मौत को रेत की दीवार से तुलना किया है और उनकी मृत्यु के रहस्य को उद्घाटित भी करना चाहा है। कवि के विचार में निम्मो की मौत सामान्य मौत नहीं मानी जा सकती, क्योंकि यहाँ पर आपको ये लिखना होगा कि औसतन आयु, मनुष्य की औसतन आयु 60 वर्ष होती है, जबकि निम्मो तो अपने अर्धावस्था या मतलब आधी उम्र में ही चल बसी। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि खाने पीने में भी उसको कुछ नहीं दिया जाता। एक सूखी रोटी, 3 दिन का बासी साग, लात, घूंसे, गालियां, इस तरह की अवहेलना कैसे जीती? ना तो वो अपने शरीर से ही, मतलब शारीरिक रूप में भी वेदना थी और अंतर्मन भी उसका पूरी तरह से व्यथित था, पीड़ित था। ऐसे में वो अपनी पूरी आयु कैसे जी पाती? तो कवि ने उसकी मौत को भी रहस्य ही माना है। ये नहीं कहा है कि उसकी मौत एक सामान्य मौत है। अगला प्रश्न है, निम्मो की मौत पर शीर्षक कहां तक सार्थक है? तर्क सहित उत्तर दीजिए कि कविता का जो टाइटल है निम्मो की मौत पर, क्या ये शीर्षक सही है, सही अर्थ दे रहा है, वो बताना है। निम्मो की मौत पर शीर्षक से कवि विजय कुमार जी ने अपनी कविता का सृजन किया। सृजन किया मतलब उसकी रचना की। कविता की मुख्य पात्र निम्मो है, जो मुंबई जैसे महानगर में घरेलू नौकरानी के रूप में जीवन व्यतीत करती है। कवि की दृष्टि में निम्मो महानगर के वंचित समाज का प्रतिनिधित्व करती है। महानगर के वंचित समाज मतलब बिल्कुल निर्धन, ठीक है, निर्धन, जो झुग्गी झोपड़ी वाले। भारतीय समाज में एक प्रभुत्वशाली वर्ग है जो चित्त जन के प्रति जरा भी संवेदना का दर्द नहीं रखता। एक ओर ये निर्धन वर्ग है, दूसरी ओर संपन्न वर्ग है जो इस वर्ग के प्रति कोई भी संवेदना नहीं रखता। वह निष्ठुर, निर्मम और क्रूर समाज है। वह अपनी धन संपदा के बीच मौज मस्ती में ही जीता है। उसको किसी की कोई परवाह नहीं है। उसके मन में किसी के प्रति कोई भी संवेदना की भावना नहीं है। इस प्रकार निम्मो की मौत पर शीर्षक एकदम सार्थक है। इस कविता में कवि ने भारतीय समाज की विसंगतियों के साथ आम जन की पीड़ा को भी व्यक्त किया है और सामाजिक संबंधों की चर्चा ईमानदारी से की है। निम्मो एक घरेलू नौकरानी है। वह महानगर के बीच रहती है। उसकी जिंदगी भीगी हुई चिड़िया के समान है। वह आजाद नहीं है। वह जिस मालिक के यहाँ काम करती है वह निष्ठुर है। अमानवीय व्यवहार करते हुए वह निम्मो को खाने के लिए एक सूखी रोटी और 3 दिन का बासी साग देता है। निम्मो से चोरों की तरह छिपकर खाती है, क्योंकि उसके मन में ये रहता है कि यदि कोई देख लेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि उसे रूखे सूखे भोजन को कोई दूसरा ना देख ले। निम्मो अपनी कुशल क्षेम की चर्चा भी पत्रों द्वारा कभी नहीं करती, ना अम्मा के पास कोई चिट्ठी ही भेजती है। टेलीफोन से बातें करने के लिए एकदम वर्जित है। वर्जित का अर्थ होता है मना। वर्जित मतलब मना है। तो वो अपनी मन की व्यथा कैसे कहे, किसके साथ कहे, इसलिए आंसू के घूंट पी जाती है, हर दुख दर्द को सहती जाती है, सूखी रूखी सूखी रोटी भी चुपचाप खा जाती है। आखिर वो अपनी वेदना कहे तो कहे किससे? निम्मो की मौत पर शीर्षक एक यथार्थ और सही शीर्षक है। देश में लाखों निम्मो रोज मरती हैं, पैदा होती हैं, लेकिन यह महानगर या आज की अपसंस्कृति में निम्मो की मौत के बारे में सोचने की किसे फुर्सत है? कौन सोचेगा? सबको अपना अपना काम करना है। भारतीय शोषित पीड़ित आम जनता की प्रतीक निम्मो सचमुच में अपने जीवन की विसंगतियों के साथ उपस्थित होती है और अचानक मृत्यु की गोद में जाकर बैठ जाती है। इस कविता में निम्मो के जीवन चरित्र से आम आदमी की पीड़ा, वेदना और जीवन के कष्टों की चर्चा की गई है। निम्मो की मौत पर शीर्षक सही और यथार्थपूर्ण है।
इसमें निम्मों की मृत्यु भारतीय जन की वंचित समाज की मृत्यु है। कवि ने वंचित जन की त्रासदी की चर्चा करते हुए निम्मों के व्यक्तित्व, सामाजिक और हैसियत विशेष अन्य बातों पर भी ध्यान दिया है। एक बात और सुनना ध्यान से, अरे भाई तुम लोगों से ही कह रही हूं मैं, ध्यान से सुनो। जहां भी आपको कोई भी, जैसे अधिकतर तो शब्दों को मैं अंडरलाइन करके उनका अर्थ लिख देती हूं, यदि फिर भी आपको कोई ऐसे शब्द लगते हैं जिनका अर्थ नहीं पता हो, प्लीज लिखिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगी। अगला प्रश्न है, यह शरीर तो 30 बरस से इस दुनिया में था और 30 बरस और उसे रहना था यहां निम्मों का कौन सा दर्द अभिव्यक्त हुआ है? फिर हमें बताना होगा कि मनुष्य की औसतन आयु 60 बरस होती है, परंतु निम्मों की मृत्यु तो असामयिक मृत्यु सिर्फ 30 बरस में हो जाती है। निम्मों की मौत पर नामक कविता में कवि ने निम्मों की जिंदगी की पीड़ा और वेदना को व्यक्त किया है। निम्मों का अचानक मर जाना कवि के लिए पीड़ादायी बन जाता है। पीड़ादायी मतलब दुखदायी, ठीक? पीड़ादायी का अर्थ है दुखदायी, दुख देने वाला। निम्मो 30 बरस की प्रौढ़ा थी। प्रौढ़ा मीन्स युवावस्था के बाद जो, ठीक? अभी उसकी उम्र ही क्या हुई थी? वह तो अभी अपनी असली उम्र की दहलीज को छू रही थी। औसत भारतीय लोगों की उम्र 60 वर्ष है, निम्मो की 30 वर्ष की थी और उसे अभी औसत आयु के मुताबिक 30 वर्ष और जीना था। उसकी अकाल मृत्यु ने 30 वर्ष पूर्व हमसे उसको छीन लिया। अचानक उसकी मृत्यु पर सभी लोग गांव पीहर चिंतित हो उठे, लेकिन इसकी उस समाज के उच्च वर्ग को कोई चिंता नहीं। कवि कहते हैं कि निम्मो की उम्र ही क्या हुई थी? वह तो 30 वर्ष की प्रौढ़ा नारी थी। प्रौढ़ा मीन्स जो युवावस्था के बाद जो दहलीज है। अभी तो आप देख सकते हैं कि 40-50 भी यंग एज मानी जाती है। इस दुनिया से वह आगे ही चली गई, जबकि उसे अभी कम से कम 30 वर्ष और यहाँ रहना चाहिए था। यहाँ कवि निम्मो की मौत पर पीड़ित और चिंतित हैं, दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। इसी कारण मृत्यु के पूर्व निम्मो के मरने से कवि अत्यधिक दुखी हैं। वह निम्मो के मरने को लेकर अत्यधिक संवेदनशील भी हैं। असामयिक उम्र से पहले ही निम्मो का मर जाना कवि के लिए पीड़ादायक है। यही निम्मो का मूल दर्द था कि वह अपनी पूरी जिंदगी बिना जिए ही काल के कवलित हो गई, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई, जबकि अभी तो उसको और अपनी आयु जीना था। आपने भी देखा होगा ना, जैसे कोई बुजुर्ग चले जाते हैं या निधन हो जाता है तो इतना दुख तो सबको होता है, लेकिन हाँ, वो अपनी उम्र जी चुके होते हैं, सब कहते हैं चलिए उन्होंने अपना जीवन जी लिया। लेकिन उसके स्थान पर यदि निम्मो की तरह मौत हो जाती है तो कभी कोई उसको भूल नहीं पाता। तो यहाँ पर कवि ने निम्मो की मात्र 30 बरस में मौत होने के पीछे यही कहा है कि उसको तो अभी और जीना था। काल ने मृत्यु से पूर्व भी उसे अपने जबड़े में कस लिया। यहाँ निम्मो की असमय और पूरी उम्र बिना भोगे ही मर जाना कवि के लिए सर्वाधिक पीड़ादायी है। इस प्रकार निम्मो भारतीय समाज की प्रबल प्रतीक के रूप में कविता में विद्यमान है। लाखों करोड़ों निम्मो पूरी जिंदगी बिना भोगे प्रतिवर्ष मौत के मुंह में चली जाती हैं, लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुनः मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि अपने मन में दया, करुणा, परोपकार की भावना को हमेशा जीवित रखना। कितने भी बड़ी ऊंचाइयों पर क्यों ना जाओ, लेकिन जमीन पर पांव हमेशा बनाए रखना। संवेदना हमेशा अपने मन में बनाए रखना। जहां कहीं किसी रूप में आपकी आवश्यकता पड़े और आप उस आवश्यकता को पूरा कर सकें तो आप अवश्य आगे आकर करना। बस यही अपेक्षा मैं आपसे करती हूं। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यानपूर्वक हर एक प्रश्न को सुना है, और सुना है तो समझा जरूर होगा। इसके बाद भी यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो निसंकोच, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब भी मैं आपका कमेंट देखूंगी उसका उत्तर अवश्य दूंगी। हम हैं आपके लिए, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की हिंदी मीडियम और किंडरगार्टन टू क्लास 12 इंग्लिश मीडियम स्कूल एजुकेशन 100% ऑनलाइन फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी,
सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर एब्सोल्युटली फ्री प्राप्त होते हैं और किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम बात नहीं करते हैं। बस आप तो वीडियो देखो, अपने आप को एक सशक्त व्यक्ति बनाना, अपने आप को सम्मानीय व्यक्ति बनाना, अपने आप को, अपने वजूद को बचाए रखना, और ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। हर एक वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक शेयर करो ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।